हाय बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज की क्लास में वी विल लर्न सेंटेंस, व्हाट इज अ सेंटेंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो बच्चों, अभी तक के हम लोगों ने सेशंस में व्हाट वी हैव डन, वी हैव लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी हैव लर्न डिटर्मिनर्स। हम लोग बेसिक्स ही कवर कर रहे हैं अभी तक। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे एंड बेसिक्स में ही हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस, which is very important to understand. It is very important to understand what is sentence, उसकी components क्या क्या होते हैं, जिससे हमको आगे वाली क्लासेस में थोड़ा हेल्प मिल पाए कि इस कंपोनेंट्स को हम कैसे डील करते हैं। एंड फॉर इंस्टेंस, कंपोनेंट्स ऑफ द सेंटेंस में वन ऑफ द मेन एलिमेंट्स कम, व्हिच इज सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट, आइडेंटिफाइंग द वर्ब। तो बच्चों, आगे आने वाले लेसन्स में हमको सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एंड इफ वी हैव अ ग्रेट कमांड ऑन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ सब्जेक्ट, हम उसको कैसे पता लगाते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, तो हमें बेटर एक ईज मिलेगा आगे जाके आने वाले सेशंस में। So, बच्चों, let's start with it. Okay. So, बच्चों, what is a sentence? A sentence is a group of words which yield a meaning. A group of words जिसमें meaning आ पाए, हम उसको बोलते हैं sentence. Not any group of words. A group of words which has meaning is a sentence. तो बच्चों, therefore हम लोग sentence में क्या करते हैं, हम लोग sentence में हम end में full stop लगा के एक उसको end करते हैं, which means what? That the sentence is completed and it yields a sense. तो if we सी, हमसे कंपोनेंट्स की बात करें तो देखिए बच्चों, सेंटेंस के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हम इफ वी हैव लर्नड दिस इन स्कूल। सेंटेंस के कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलती हूँ राम किल्ड मोहन, फॉर इंस्टेंस दिस इज अ सेंटेंस, राम किल्ड मोहन। तो अब इसमें सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेडिकेट। बच्चों, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए प्रेडिकेट को अगर मैं डिवाइड करूंगी तो उसमें से आएगा आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स को मैं अगर और ज्यादा उसको डिवाइड करूंगी तो आएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। So this is the entire I I've categorized the parts of the sentence, जिसमें होता है सब्जेक्ट मेन, उसमें होता है प्रेडिकेट। एंड प्रेडिकेट को भी अगर हम देखते हैं तो उसमें होगा वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब। वर्ब इज व्हाट, वर्ब वी हैव लर्नड, वर्ब इज क्रिया। ठीक है, वर्ब क्या होता है, क्रिया होती है बच्चों, एक्शन होता है। सो डूअर ऑफ द वर्ब इज द सब्जेक्ट। अब आपसे जब आप कभी भी आप कोई सेंटेंस देखोगे और आपको उसमें से हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द सब्जेक्ट, डू नथिंग, सबसे पहले उसमें फाइंड करिए कि वर्ब क्या है। जब बच्चों आपको वर्ब मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग देखेंगे कि उसको कर कौन रहा है। जो भी इसका करता होगा, जो भी इसका डूअर होगा, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वर्ब इज समथिंग विच इज डन, ऑब्जेक्ट इज जिसपे एक्शन हो रहा है, डन अपॉन। ठीक है बच्चों, तो इफ यू सी द सेंटेंस राम किल्ड मोहन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आइडेंटिफाई व्हाट इज वर्ब। वर्ब हियर इज किल्ड, क्रिया इज किल्ड। ये काम कौन कर रहा है बच्चों, राम, देयरफॉर दिस इज सब्जेक्ट। और हो किस पर रहा है ये काम, मोहन पे, सो दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इफ यू सी राम किल्ड मोहन, इफ आई से, इसको यहाँ पे लिखती हूँ मैं, राम किल्ड मोहन। तो बच्चों, हमने क्या देखा, हमने एक चीज देखी कि इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, एंड ऑब्वियसली इट इट इज गिविंग अ मीनिंग, देयरफॉर फुल स्टॉप, दिस इज अ सेंटेंस। ये होता है एक सेंटेंस। ठीक है, ये तो अभी हमने बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर डिस्कस किया सेंटेंस का। अब हम देखते हैं, आपने जो, मैंने जो आपको इसमें डिटेल्स बताए थे कि इसमें ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा उसको देखते हैं कि ये क्या है। देखो बच्चों, अच्छा देखिए,
अभी जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ बच्चों, जैसे लास्ट सेंटेंस पे तो बहुत ज्यादा क्लियर था कि उसमें एक ही रिसीवर ऑफ द एक्शन था, ऑब्जेक्ट क्या होता है, द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अगर मैं आपको आई टोल्ड अ स्टोरी, दिस इज अ सेंटेंस, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये हो गया आपका क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। आप इसमें वर्ब के साथ अगर आप व्हाट लगाएंगे, आई टोल्ड व्हाट, आई टोल्ड अ स्टोरी, व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो वर्ब को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है डायरेक्ट। ठीक है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट, आप वर्ब के आगे व्हाट लगाइए, आपको समझ में आएगा। चलिए, आई टोल्ड व्हाट, आई टोल्ड अ स्टोरी। अब देखिए, टू माई ब्रदर। अब देखो बच्चों, जो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज अ नेम सजेस्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्टली जो वर्ब रिसीव करेगा, या फिर आप ये समझ लो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सी, whenever you see a sentence, आप उसमें वर्ब से पूछोगे what, told what, told a story। ठीक है, स्टोरी किसको बताई गई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्टोरी किसको बताई गई है, टू माई ब्रदर, देयरफॉर ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या था बच्चों, ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ you will see direct object and indirect object. This is a brief on how will you see a sentence। तो उसमें हमने क्या देखा बच्चों, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है आपको सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखे, हो सकता है आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिखे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी दिखे, बट देयर वुड बी चांसेस जब आपको दोनों ही नहीं दिखे। सो व्हाट वी हैव सीन टिल नाउ, अगर आपको अभी तक ये स्टोरी क्लियर है, चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। He showed Ram and me his collection। ठीक है, एक बार आप देखिए, he told, he showed Ram and me his collection। दिस इज सेंटेंस, ओके। चलो लेट्स आइडेंटिफाई इसके क्या क्या कंपोनेंट्स, इसके क्या क्या पार्ट्स हो गए। ये showed वर्ब, डूअर, he showing सब्जेक्ट। ठीक है, he showing what, he showing his collection। his collection here is obviously direct object। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखा रहा है, राम और मुझे, देयरफॉर ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इजी बच्चों, आई थिंक अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमने क्या देखा, सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कर सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, डिपेंड्स, कभी कभी अकेला ऑब्जेक्ट भी आएगा। बट द मेन थिंग इज इट शुड यील्ड अ मीनिंग, इट शुड यील्ड अ मीनिंग, इट शुड हैव अ मीनिंग। तभी इसमें फुल स्टॉप आना चाहिए, एक मीनिंग आना चाहिए इसमें। तो बच्चों हमने देख लिया सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है वो तो सेंटेंस होता ही है। अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या ये क्वालिफाई हो सकता है सेंटेंस के लिए? Would this combination be qualified as a sentence? For example, it can be. It can be qualified. If I say he's singing, this is a sentence. Ram sings. Sentence, verb, subject, subject, verb, ये दोनों अब sentences हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट एंड वर्ब हो सकता है सेंटेंस, ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है हो। और देखिए, क्या एक वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस हो सकता है, एक वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन एक सेंटेंस हो सकता है? लेट्स सी। सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सोचिए इसको। हो सकता है, जैसे कि आपके कमांड्स, ठीक है, रिक्वेस्ट्स,
अटैक हिम, अटैक हिम, वर्ब ऑब्जेक्ट। यस, देयर इज नो सब्जेक्ट, चल रहा है ये काम। जैसे कि ब्रिंग मी सम वाटर, ब्रिंग इज वर्ब, मी ऑब्जेक्ट। इसमें डूवर तो दिख नहीं रहा मुझे कि कौन लाएगा, देयरफॉर ये भी सेंटेंस है एंड ऑब्वियसली दिस इज सेंटेंस। अटैक हिम अपने आप में सेंटेंस है, ब्रिंग मी सम वाटर, तो ये भी सेंटेंस है। अब सोचिए बच्चों, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन कोई वर्ब नहीं है। कैन दिस क्वालिफाई एज सेंटेंस? कैन दिस क्वालिफाई टू बी a sentence? It will not. Imagine राम श्याम, राम पेंसिल, राम मोहन, राम मूवी, नो, कुछ कुछ लिंकेज नहीं है, कुछ सेंस नहीं बनेगा। therefore we can see that verb is the most important part of the sentence. verb sentence का सबसे जरूरी पार्ट होता है, verb के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता। ऑब्जेक्ट हो नहीं हो, इट कैन बी, इट कैन, इट, देयर आर चांसेस सेंटेंस बन जाए। सब्जेक्ट भी नहीं हो जाए, चांसेस सेंटेंस बन जाए, बट वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। इसलिए बच्चों आज के बाद आपको जब भी कोई बोलेगा कि व्हाट इज अ सब्जेक्ट, व्हाट यू विल डू, आप सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वर्ब यू विल सी हु इज द डूअर। द डूअर वुड बी, द डूअर ऑफ द एक्शन वुड बी द सब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अगर मैं आपको बोलती हूँ बच्चों, राम गेव चॉकलेट टू अस, इसमें आप जानते हो वर्ब है, सब्जेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों सब्जेक्ट हैं। दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम गे बॉट अ चॉकलेट, चॉकलेट किसको? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जहाँ पे वर्ब आपका बहुत कन्वीनियंटली दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है गेव, है ना, तो ऐसे केस में आपको दिख जाएगा ओके, डूअर दिख रहा है। बट बच्चों कई दफा यू कैन नॉट सी कि वेदर, मतलब आप लोग सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे उस टाइम पे कि वेदर इट इज अ वर्ब और नॉट। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, देखिए आपके पास, मैं आपको सेंटेंस देती हूँ, अराउंड एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइन। अब समझ लो बच्चों ये एक सेंटेंस है, अराउंड एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइन। ठीक है, अभी ये जो सेंटेंस है बच्चों, इसमें आपको अगर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? अभी तक मैंने आपको कैसे बताया, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले व्हाट वी सी, सी इज द वर्ब, आज द वर्ब, सी वो कर कौन रहा है, एंड अल्टीमेटली आपको आएगा अच्छा ठीक है वर्ब ये कर रहा है, जैसे कि गेव वर्ब था, देने का काम कौन कर रहा था, राम, देखो राम था डू। बट बच्चों ऐसे केसेस में जैसे मैंने लिखा है अराउंड एवरी क्लाउड इज अ सिल्वर लाइनिंग, आप प्लीज समझिए बच्चों, इज, अगर आपको हमारी फर्स्ट क्लास याद है, अगर अगर आप लोगों ने हम लोगों की क्लासेस नहीं भी देखी, प्लीज बच्चों, प्लीज कीप अ डेकोरम, एक थोड़ा सा आप इसमें डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आप हमारी सारी की सारी वीडियोस ए टू जी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि ओके व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो मैंने अपनी फर्स्ट क्लास में बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारी ग्रामर की जो फर्स्ट क्लास थी, कि is is a verb, yes is a verb, was is a verb। और मैंने ये बताया था कि आप, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई वर्ब्स, आप कैसे देख सकते हो, वर्ब्स का ना बच्चों टेंस चेंज हो जाता है, टेंस कैन बी चेंज, जैसे इज है, इसका टेंस चेंज होके was हो गया, इसका टेंस चेंज होके विल बी हो जाता है, टेंस चेंज हो रहा है अल्टीमेटली। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स आर कनेक्टेड विद द मेन वर्ब एंड दे टेल यू द टेंस। फॉर एग्जांपल he singing, he was singing, singing is the main verb, was helping verb क्या दिखा रहा है, तब गा रही थी, was singing, he singing क्या दिखा रहा है, singing is the main verb, is उसमें कनेक्ट हो गया तो अल्टीमेटली he is singing, अभी अभी गा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट में गा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन ये जो वर्ब्स है बच्चों, ये आए हैं टू बी फैमिली से, विच मीन्स टू एग्जिस्ट, विच मीन्स इन सब का मीनिंग है होना या एग्जिस्ट करना, है, होना, एग्जिस्ट करना, इन सब वर्ब्स का मीनिंग वो होता है। जैसे कि आपने इस वाले सेंटेंस में देखा राम गेव अ चॉकलेट टू अस, तो उसमें आपने आपने देखा वर्ब ओके ठीक है, गेव का मतलब है देना, देने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ओके डू।
बट इज कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे? इसका मतलब है होना. Whenever you see a sentence and whenever you see helping verbs like is, was, will be, please उसको समझना कि इनका मतलब है होना, एग्जिस्ट करना. इस पूरे सेंटेंस में थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों और सोचो कि एग्जिस्ट करने का काम कौन कर रहा है. Around every cloud is a silver lining. Obviously, a silver lining is doing the work of existing. कि हर क्लाउड के आसपास एक सिल्वर लाइनिंग है. सिल्वर लाइनिंग इज डूइंग द वर्क ऑफ एग्जिस्टिंग. एक छोटी सी हिंट और ध्यान रखिए, मैं आपको थोड़ा आगे भी अभी और समझाऊंगी. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होते हैं, प्रेपोजिशन वाले फ्रेजेस होते हैं, आगे समझाऊंगी. बट तब तक के लिए इतना समझिए, प्रेपोजिशन फ्रेज के बाद जो नाउन आता है वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता. दिस इज अनदर हिंट टू आइडेंटिफाई इट. बट सबसे 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 ज्यादा जो बच्चों को कन्वीनियंट लगता है, जो मुझे कन्वीनियंट लगता है और जो सबसे इजी है वो यही है. आइडेंटिफाई द वर्ब, सी हु इज डूइंग दैट, एंड वो है सब्जेक्ट. ठीक है. इसके आगे जाके हम अभी हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी इस चीज की. चलिए तो रिवाइज कराती हूँ. सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच यील्ड्स अ मीनिंग. ठीक है. इसमें हमने पढ़ा था सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट के भी बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम कैसे पता लगा सकते हैं? वर्ब के आगे लगा दो व्हाट. ही गेव व्हाट, ही गेव अ चॉकलेट. ही टोल्ड व्हाट, ही टोल्ड अ स्टोरी. तो व्हाट के बाद आपको जवाब देता है, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई गेव अ चॉकलेट टू माई ब्रदर. I gave a chocolate to my brother. तो I gave what? A chocolate. चॉकलेट का रिसीवर कौन है? चॉकलेट को रिसीव कौन करेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच इज माई ब्रदर. So this is the revision. Let's see whether you can do the question or not. You have 2 to 3 minutes. If you want to pause it, you can pause it. Otherwise, let's see. So you have some sentences in front of you. You have to identify the subject, object, see objects if there are any. And if you see object, also ensure that whether you are seeing a direct object or an indirect object, identify those also. And you have to identify the verb. ठीक है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को बच्चों आइडेंटिफाई करिए. यू हैव 2 minutes. चलिए लेट्स डू दिस बच्चों. ओके, फर्स्ट इज, ने मुझे अगर कोई बोलता है कि आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, मैं सबसे पहले बच्चों वर्ब देखती हूँ. डोंट गो विद द डेफिनेशंस ऑफ जिसके बारे में बात हो रही है. डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. कुछ मत करो, सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करो एंड सी उसका डूअर कौन है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज वर्ब. एक सेकंड. वर्ब, डूअर, सब्जेक्ट. क्या खेलना है? व्हाट ही लव्स, ऑब्जेक्ट. फुटबॉल. लव्स व्हाट, लव्स ऑब्जेक्ट. मैंने बोला था ना, वॉज व्हाट. वर्ब के आगे व्हाट लगाएंगे तो जो जवाब देगा दैट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देयरफॉर फुटबॉल इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही लव्स व्हाट, ही लव्स अ फुटबॉल. बिट, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट. ओपन्ड, वर्ब, आदर्श, सब्जेक्ट. ओपन्ड व्हाट, अ डोर. टू द लिविंग रूम, ऑब्वियसली प्रेडिकेट का पार्ट आएगा. इसको अभी होल्ड करते हैं, मैं इसको आगे सिखाऊंगी. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, वील डू दैट. चलो अभी आप इतना समझो. द मैनेजर गेव, सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट. मैनेजर गेव व्हाट? गेव अ न्यू प्रोजेक्ट, देयरफॉर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर कौन है? ये द टीम, देयरफॉर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वर्ब, ही सब्जेक्ट. ही टोल्ड व्हाट? अ फनी स्टोरी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर टू हिज फ्रेंड इज indirect object. In the center of the park stands a beautiful fountain. Verb is stands. Stand करने का काम कौन कर रहा है? A beautiful fountain. Object. Sorry, subject. Object नहीं है. What का जवाब कोई नहीं दे रहा है. Sits on the top of the hill. Sits a small cottage. Okay, sits. Verb. Sits का काम. Subject. Again, no object. No object. What का जवाब कोई नहीं दे रहा है. No object. आने वाले क्लासेस में आपको आने वाले लेटर पार्ट में इसी क्लास के मैं आपको सिखाऊंगी दीज आर नोन एज prepositional phrases. बहुत इजी है, समझ जाओगे. अच्छा, अंडर द ओक ट्री वॉज अ कोजी बेंच. वॉज वर्ब होना, होने काम कौन कर रहा है? कोजी बेंच. बिटवीन द माउंटेन लाइज अ सीलिंग लेक. ओके, वर्ब इज लाइज, लाई करने का काम सीलिंग लेक. ठीक है बच्चों, डन. आपने देखा इसमें किसी किसी में ऑब्जेक्ट्स नहीं थे. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड. टू द लिविंग रूम इस वाले में, इन द सेंटर ऑफ द पार्क इस वाले में, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, अंडर द ओक ट्री, बिटवीन द माउंटेन्स. ये क्या है? ध्यान से सुनना. आई एम रिमूविंग एवरीथिंग. इफ यू थिंक कि मैं ज्यादा थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ बच्चों, तो यू हैव द ऑल द फ्रीडम ऑफ, यू कैन पॉज इट, यू कैन सी इट. ये थोड़ा फाइन कन्वीनियंस होता है बच्चों ऑनलाइन क्लासेस का, कि यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन डू इट एज, टेक द नोट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, अब देखिए बच्चों, हम करेंगे फ्रेज. व्हाट इज अ फ्रेज? देखो बच्चों, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज नथिंग. वर्ड्स होता है, बस सिस्टमैटिकली जाता है, सिस्टमैटिकली जाता है. वर्ड्स होते हैं, वर्ड वन वन वर्ड्स. वर्ड्स थोड़ा सा बड़ा होता है फ्रेज. व्हाट इज फ्रेज? मोर देन वन वर्ड इज अ फ्रेज. एक से ज्यादा शब्द इज अ फ्रेज. इन द रूम फ्रेज. अराउंड द कॉर्नर फ्रेज. एक से ज्यादा शब्द इज अ फ्रेज. अब फ्रेज क्या होता है? देखो बच्चों, फ्रेज के बाद हम क्लॉज भी करेंगे. क्लॉज से फिर आता है ऊपर सेंटेंस. सेंटेंस हमने क्या देख लिया? मैक्सिमम. इसका जो क्या रहेगा, इसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा और मीनिंग भी होगा. इसमें आपका मीनिंग भी होगा. ठीक है, ये हमने देखा. वर्ड हमने देख लिए सिंगुलर, जो वर्ड्स होता है सिंगुलर. क्लॉज हम पढ़ेंगे. फ्रेज हमने क्या देखा? मोर देन वन वर्ड. देखिए जरा प्यार से, ध्यान से. A phrase is a small group of words that go together. A phrase is never a complete sentence. Obviously, it is not a complete sentence. अगर ये phrase ही sentence हो जाएगा तो sentence का क्या काम है ना? Not a complete sentence is never a complete sentence and it never has both a subject and a verb. Obviously बच्चों, subject और verb साथ में आ जाएगा तो meaning आएगा ना. Therefore दोनों एक साथ में होते हैं. एक एक हो सकता है, verb अकेला हो सकता है, subject अकेला हो सकता है, साथ में नहीं हो सकता. तो आप कैसे ध्यान रखेंगे? Phrase is nothing. Phrases एक से ज्यादा शब्द को बोलते हैं phrase. बस. अब एक बार चलते हैं वापस. फ्रेजेस के होते हैं बच्चों टाइप्स. सबसे पहले, सिंस आप लोगों ने वो देखा हुआ है तो वो देख लेते हैं हम लोग. ओके. ओके सॉरी. ओके, अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग करेंगे वन ऑफ द टाइप, प्रेपोजिशनल फ्रेज. वेरी इजी. मैं आपको ये फ्रेजेस क्यों सिखा रही हूँ? हम लोग करेंगे 4 to 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस. व्हाई एम आई टीचिंग यू? आप एक बार अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए. जैसे सीयूटी का अगर आप एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे, लैंग्वेज टेस्ट का, व्हाट दे डू, कई दफा वो लोग क्या करते हैं, सेंटेंस देंगे, कुछ पार्ट अंडरलाइन कर देंगे और आपको पूछेंगे व्हाट फ्रेज इज दिस, आइडेंटिफाई द फ्रेज. तो आपको बताना पड़ेगा वेदर इट इज अ नाउन फ्रेज, अ prepositional फ्रेज, अ वर्ब फ्रेज. देयरफॉर यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आर दीस फ्रेजेस. आप एग्जाम्स में ये आपको पूछ सकते हैं. ठीक है. प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होता है बच्चों? फ्रेज क्या होता है? वेरी इजी. फ्रेज इज मोर देन वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ. प्रपोजिशनल क्या, पहले तो समझो प्रपोजिशन क्या होता है. इफ यू हैव नॉट सीन माय वीडियो, प्लीज अगेन सी दैट. बेसिक्स की उसमें मैंने ये सब सिखाया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच. प्रपोजिशन जैसे नाम में बोला है, प्री प्लस पोजिशन. प्रपोजिशन कुछ नहीं करता, पोजिशन बताता है, एज इन लोकेशन बताएगा या टाइम बताएगा. ठीक है. ड्यूरिंग द वॉर, टाइम बता रहे ड्यूरिंग द वॉर. इन द रूम,
अराउंड द कॉर्नर, ऑब्वियसली लोकेशन बता रहा है, इन द रूम, ऑन द टेबल, बिसाइड द ट्री, बिहाइंड द ट्री, ये सब क्या बता रहा है हमको? पोजीशंस। ठीक है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या हो गया? ऑब्वियसली बच्चों देखिए, अभी हम लोग कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। हम सेंटेंस में अभी तक हमने सीख लिया सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट ऑब्वियसली वहीं पे सेंटेंस खत्म नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे देखा, मैंने तुमको बोला कि अच्छा ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, ये हो गया तुम्हारा वर्ब, ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा ये क्या बचा? ये तो कुछ नहीं है ना? तो ये बचा, ऑब्वियसली ये बचा, दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज टेलिंग यू द लोकेशन, है ना? तो ये हो गया तुम्हारा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको लोकेशन या टाइम बताएंगे। जैसे कि आप इसमें देखिए, इन दी सेंटर ऑफ द पार्क, इन दी सेंटर ऑफ द पार्क, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज बच्चों प्रेपोजिशन से स्टार्ट होगा। प्रेपोजिशन मतलब जो पोजीशन बताने वाले वर्ड्स होते हैं, इन, अराउंड, अबाउट, अंडर, अबव, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये देखो, इस पूरे सेंटेंस के कंपोनेंट्स देखते हैं हम लोग। ये हो गया तुम्हारा क्या? प्रेपोजिशनल फ्रेज। ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। Under the old oak tree, prepositional phrase. I am marking prepositional phrases in red. Between the mountain, prepositional phrase. ठीक है, तो बच्चों रिवाइज करते हैं। prepositional phrase क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको, जो एक तो preposition से स्टार्ट होंगे, आपको थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगा समझने में, preposition से स्टार्ट होंगे। एंड ये वो सारे वर्ड्स होंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको बताएंगे लोकेशन या फिर टाइम। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड, वी हैव डन prepositional phrases. Noun phrases. What is a noun phrase? अब बच्चों देखो, नाउन फ्रेज कुछ नहीं होता। नाउन फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि नाउन की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि माय फेवरेट बुक इज ऑन द शेल्फ। अब तुम इसमें देखोगे बच्चों, इसमें जो नाउन है वो है बुक। बुक को क्या डिस्क्राइब कर रहा है? माय फेवरेट। ये पूरा हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज। आप समझ पा रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज नाउन, तो उसमें कुछ नहीं होगा। एडजेक्टिव जो भी होते हैं, मतलब जो आपको नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि अ टॉल एंड डार्क मैन वॉज सिंगिंग। अ टॉल एंड डार्क मैन वॉज सिंगिंग, तो उसमें नाउन फ्रेज क्या हो गया? अ टॉल एंड डार्क मैन। नाउन विद इट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन इज द नाउन फ्रेज। वो सारे वर्ड्स जो नाउन के बारे में एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे आपको, एडजेक्टिव्स के तौर पे, डिटर्मिनर्स के तौर पे, मॉडिफायर्स के तौर पे, वो सारे हो जाएंगे आपके नाउन फ्रेज। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। The lazy cat snoozed on the bed. ठीक है, अब तुमको इसमें देखेंगे दो फ्रेजेस। एक तो इसमें है द लेजी कैट। द लेजी कैट क्या हो गया बच्चों आपका? ऑब्वियसली कैट को डिस्क्राइब कर रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज डिस्क्राइबिंग व्हाट? द नाउन। नाउन इज कैट, कैट को डिस्क्राइब कर रहा है द लेजी। द इज आर्टिकल, इससे पहले वाली क्लास देखो, एंड लेजी इज एडजेक्टिव, उससे दो क्लास पहले देखो। ठीक है, तो दिस इज नाउन फ्रेज, दिस इज योर वर्ब, दिस इज अगेन व्हाट बच्चों? प्रेपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रेपोजिशन, लोकेशन। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो दिस इज नाउन फ्रेज। अब इसमें थोड़ा सा आप सोचिए, माय पेट डॉग इज अ ग्रेट लिसनर। माय पेट डॉग इज अ ग्रेट लिसनर। ठीक है, तो उसमें माय पेट डॉग इज इन नाउन फ्रेज, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। डन, ओके। अब आते हैं बच्चों, हमने अभी तक कर लिए प्रेपोजिशनल फ्रेज, हमने कर लिए बच्चों नाउन फ्रेज। अब हम आते हैं थर्ड पे, विच इज योर, वन सेकेंड, वर्ब फ्रेज। नाउ बच्चों, व्हाट इज अ वर्ब फ्रेज?
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एक्टिंग एज अ वर्ब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर एक्टिंग एज वर्ब, अगर आप देखोगे सिंगिंग इज वर्ब, इज सिंगिंग क्या हो गया बच्चों, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इज सिंगिंग एक सादा वर्ड है ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा वर्ब फ्रेज। नाउ व्हाट इज अ वर्ब फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब को टारगेट करता है, जो वर्ब को पूरा दिखाता है, विद इट्स हेल्पिंग वर्ब्स, मोडाल वर्ब्स, विल बी, शुड बी, ये सारे जो जाते हैं हो जाते हैं वर्ब फ्रेजेस। फॉर एग्जाम्पल देखो, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क, more than one word, have finished is what verb phrase. I have been thinking about you, I've been thinking about you, have been thinking पूरा का पूरा verb phrase। ठीक है, verb phrase group of words जो verb को दिखाते हैं, as in इसमें group of words में क्या होगा बच्चों, इसमें होंगे तुम्हारे helping verbs, is, was, have been, ये सारे helping verbs, and इसमें होंगे तुम्हारे modal verbs जैसे कि be। नथिंग, वेरी इजी लैंग्वेज में बताती हूँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो वर्ब की तरह काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर हेल्पिंग वर्ब्स कंबाइंड विद द मेन वर्ब। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट पर, विच इज योर इंफिनिटिव फ्रेज। नाउ बच्चों व्हाट इज इंफिनिटिव फ्रेज, इंफिनिटिव फ्रेज क्या होता है, इंफिनिटिव फ्रेज बच्चों एज द नेम सजेस्ट, जो आपका नेम सजेस्ट कर रहा है, इंफिनिटिव हमने वर्ब्स में पढ़ा था, इंफिनिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, टू प्लस वी वन, टू प्लस वर्ब वाला ये जो कॉम्बिनेशन होता है हम इसको बोलते हैं इंफिनिटिव, ये जो पेयर होता है हम इसको बोलते हैं इंफिनिटिव, जैसे कि टू सिंग, टू डांस, टू जंप, टू रन, ये सब हो जाता है तुम्हारा इंफिनिटिव। तो इंफिनिटिव फ्रेज क्या हो गया, इंफिनिटिव फ्रेज सबसे पहले तो समझिए वर्ब की तरह काम नहीं करता, ये जनरली नाउन की तरह काम करता है, ऑब्वियसली नाउन की तरह ही काम कर रहा है ना, टू सिंग, टू डांस। अभी कोई सिंग वर्ब क्या होता है, क्रिया, अभी कोई क्रिया तो कर नहीं रहा, इफ आई से आई लव टू सिंग, तो आई एम नॉट सिंगिंग राइट नाउ, नो, अभी सिंग नहीं कर रही हूँ, बट आई लव टू सिंग, तो टू सिंग हियर इज योर इंफिनिटिव। ठीक है, देखो जैसे कि आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज। ठीक है, अब देखो बच्चों, आई वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, अब इसमें थोड़ा सा गेस करो इंफिनिटिव फ्रेज क्या होगा, इंफिनिटिव फ्रेज होगा बच्चों जिसमें इंफिनिटिव होता है और थोड़ा उसका इंफॉर्मेशन होगी, आई तो इसमें होगा टू गो टू द मूवीज, ये हो गया तुम्हारा इंफिनिटिव फ्रेज, ये था इंफिनिटिव, एंड टू गो वेयर टू द मूवीज, इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक है, इट इज नॉट गुड टू ईट टू मेनी स्वीट थिंग्स, इसमें आप खुद से एक बार सोचिए क्या होगा इंफिनिटिव, एग्जैक्टली, टू ईट टू मेनी स्वीट थिंग्स, ये हो गया तुम्हारा व्हाट, इंफिनिटिव फ्रेज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इन्फिनेटिव के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इन्फिनेटिव बता रहे हैं, इन्फिनेटिव को थोड़ा एलैबोरेट कर, डन। ओके, नेक्स्ट इज योर जेरिन फेज, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर जेरिन, जेरिन्स आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जेरिन्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको इन्फिनेटिव में बोला, आई लव टू सिंग, आई लव टू डांस, आई वांट टू गो टू द मूवीज, तो इसमें ऑब्वियसली वो क्रिया तो चल ही रही थी, कोई वर्ब हो नहीं रहा था, दिस पर जस्ट दीज नाउन्स, दीज these verbs were just acting as nouns. Same with gerunds. Gerunds क्या होते हैं थोड़ा ध्यान से सुनो, verb, कैसा verb, verb का ing वाला वर्जन जो कि नाउन की तरह काम करता है बच्चों, दैट इज gerund। verb का ing वाला वर्जन जो नाउन की तरह काम करता है हम उसको बोलते हैं gerund। फॉर इंस्टेंस, इफ आई से राम इज स्विमिंग, राम इज स्विमिंग, ठीक है, राम इज
स्विमिंग। अभी तुम इसमें देखोगे बच्चों, राम इज स्विमिंग। ओके, तो बच्चों इसमें स्विमिंग वर्ब का एनजी वाला वर्जन, क्या वो वर्ब है, हाँ या ना? हाँ, इट इज अ वर्ब, क्रिया चल रही है, राम स्विम कर रहा है, ठीक है। इफ आई से स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग कैन बी गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग कैन बी गुड फॉर हेल्थ। ठीक है बच्चों, अब तुमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया? क्या यहाँ पे कोई तैर रहा है? इज एनीवन स्विमिंग हियर? नो। स्विमिंग इज जस्ट यूज जनरली, स्विमिंग बहुत जनरली यूज कर रहे हैं हम लोग, स्विमिंग नाउन की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों जो स्विमिंग है ना, दैट इज अ जेरेंड। यहाँ पे जो स्विमिंग है वो जेरेंड है, वर्ब का वो वाले आईएनजी वाले फॉर्म्स, मतलब इफ व्हेन यू सी सेंटेंस एंड इफ यू सी वर्ब का आईएनजी वाला वर्ड है, सी क्या वहाँ पे वो वर्ब की तरह काम कर रहा है एज इन राम इज स्विमिंग, या वो नाउन की तरह काम कर रहा है एज इन स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, जनरल नाम जनरली बोल। ठीक है, जैसे कि मयंक की स्मोकिंग, वो स्मोकिंग किल्स, जनरली बात कर रही हूँ, तो ये क्या हो गया बच्चों? जेरेंड, इसमें स्मोकिंग। चलिए, जेरेंड वाले फ्रेजेस क्या होंगे? इस इफ आई से ईटिंग आइसक्रीम इज माय फेवरेट एक्टिविटी, ईटिंग आइसक्रीम इज माय फेवरेट। तो बच्चों इसमें क्या हो गया? जेरेंड फ्रेज ईटिंग आइसक्रीम, है ना, ईटिंग व्हाट, ईटिंग आइसक्रीम। फ्रेज इज व्हाट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जेरेंड फ्रेज क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो जेरेंड के बारे में बताता है, ईटिंग व्हाट, ईटिंग आइसक्रीम। ठीक है, एक और देखो, मेकिंग कुकीज इज अ रिलैक्सिंग हॉबी। क्या बेकिंग कुकीज, क्या अभी अभी कोई बेक कर रहा है यहाँ पे? बेकिंग इज जेरेंड, बेकिंग व्हाट, बेकिंग कुकीज, ये हो गया आपका जेरेंड फ्रेज। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर। हम लोगों ने कितने फ्रेजेस किए? वी डिड प्रपोजिशन फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, टाइम या लोकेशन दिखाएगा, इन दी रूम, अराउंड दी कॉर्नर, फॉर एग्जाम्पल, मोर देन वन वर्ड जो प्रपोजिशंस को थोड़ा इलाबरेट करेगा। फिर हमने पढ़ा नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज क्या होता है बच्चों? नाउन फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज नाउन। इसमें क्या होगा? आपके एडजेक्टिव्स, मॉडिफायर्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो नाउन के होते हैं वो ऐड हो जाएंगे। फिर हमने बच्चों से क्या सीखा? हमने सीखा वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज वर्ब, जिसमें जनरली हेल्पिंग वर्ब्स लेके चलते हैं, वॉज सिंगिंग, वॉज डांसिंग, हैव बीन लिसनिंग, हैव नॉट बीन लिसनिंग। ठीक है, फिर आते थे, फिर हमने किया था इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव क्या होते हैं? टू प्लस वर्ब का वर्जन जो कि नाउन की जैसे काम करता है, जो जनरल काम करता है। इन्फिनिटिव फ्रेज में हमने क्या किया था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, थोड़ा इसको elaborate करें इन्फिनिटिव्स को, फॉर एग्जाम्पल टू रीड इज अ गुड हैबिट। टू रीड, तो इसमें क्या हो गया? टू रीड हो गया पूरा तुम्हारा इसमें इन्फिनिटिव फ्रेज। जेरंड फ्रेज क्या होता था बच्चों? हमने किया इसमें जेरंड पहले क्या होते हैं? वर्ब के आईएनजी वाले वर्जन जो कि अगेन नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन की तरह काम करते हैं एज इन उसमें उस टाइम क्रिया नहीं हो रही होती, उसमें उस टाइम वर्ब नहीं हो रहा होता, जस्ट नेचुरली, जो जनरली, नॉट नेचुरली, जनरली जो हम बोलते हैं। जैसे कि बेकिंग कुकीज इज अ रिलैक्सिंग हॉबी, या फिर रीडिंग बुक्स बिफोर बेड हेल्प्स मी स्लीप। तो उसमें क्या हो गया? आई एम नॉट रीडिंग राइट नाउ, रीडिंग बुक्स बिफोर बेड हेल्प्स मी स्लीप। तो क्या हो गया? रीडिंग बुक्स बिफोर बेड, ये पूरा हो गया तुम्हारा जनरल। चलिए, नाउ लेट्स टेस्ट योर नॉलेज। अंडरलाइन फ्रेज को जरा बच्चों देखिए, फ्रेजेस अंडरलाइंड है, आप बताइए इसमें नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, इंफिनिटिव फ्रेज है, जेरेंड फ्रेज? लेट्स डू नाउ। ओके, देखो बच्चों, शी एंजॉयज रीडिंग बुक्स इन द लाइब्रेरी। रीडिंग बुक्स, ये तो हो गया तुम्हारा जेरेंड फ्रेज।
अगर इन दी लाइब्रेरी को भी कंसिडर करो तो इन दी लाइब्रेरी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। और ये पूरा का पूरा आपका अंडर आएगा जेरेंट फ्रेज के। ही डिसाइडेड टू रन, टू रन क्या हो गया इन्फिनेटिव, टू रन मैराथन क्या हो गया तुम्हारा इन्फिनेटिव फ्रेज। ऑन दी कॉर्नर प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, लोकेशन दिखा रहा है प्रेपोजिशन फ्रेज। सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सॉन्ग को डिस्क्राइब कर रहा है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है नाउन फ्रेज। द टॉल मैन, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो बच्चों नाउन फ्रेज। अच्छा अगर समझो बच्चों इसमें इन टू द रूम भी होता है, इन टू द रूम, तो ये क्या हो जाता है बताओ। यस प्रेपोजिशन। ड्राइविंग इन द रेन, ओके ड्राइविंग इन द रेन कैन बी डिफिकल्ट, बहुत जनरल बात कर रहा है, वो ड्राइव नहीं कर रहा अभी। देयरफॉर दिस इज योर जेरेंट फ्रेज। टू हेल्प देयर नेबर्स, टू हेल्प इंफिनिटिव। आई होप बच्चों इतना अभी तक कि आपको फ्रेजेस क्लियर हुए होंगे। ओके नाउ लेट्स डू द लास्ट पार्ट of arts class, which is okay, which is your clause। ठीक है नाउ व्हाट इज अ क्लॉज बच्चों। क्लॉज क्या होता है हमने अभी तक पढ़ा, वर्ड्स सबसे छोटा पार्ट, फ्रेजेस उससे बड़ा, एक से ज्यादा वर्ड इज अ फ्रेज। नाउ व्हाट इज क्लॉज, ध्यान से सुनो। क्लॉज, क्लॉज कैन हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड आल्सो इट कैन हैव अ ऑब्जेक्ट। तो आप बोलोगे अरे मैडम फिर तो ये सेंटेंस ही बन गया, बन गया, कोई वो बात नहीं, नहीं बना। बट वाई वी आर रीडिंग इट, बिकॉज जब थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, मतलब ये जब सेंटेंसेस में यू कैन सी, एक सेकेंड, देयर कुड बी योर डिपेंडेंट क्लॉज, dependent clause, and there could be independent clause। डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, बच्चों जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, ये सेंटेंस की तरह काम कर सकता है। बट व्हाट हैपेंस, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज का। अगर बच्चों, अगर मैं आपको बोलती हूँ सबसे पहले लेट्स सी इंडिपेंडेंट क्लॉज, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा बच्चों। इंडिपेंडेंट क्लॉज वुड बी द क्लॉज, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, सेंटेंस के तौर पे काम करेगा। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंडेंट होगा, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज अकेला सरवाइव नहीं कर सकता है। आपने भी तो देखा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और मैंने क्या बताया आपको, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है बच्चों, सॉरी, इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है वो अपने आप में सेंटेंस की तरह काम कर सकता है। शी स्पोक सेंटेंस, ओके लेट्स, बट इट कैन ऑल्सो बी अ क्लॉज। देखिए इसको मैं इसको करती हूँ लाउडली, शी स्पोक लाउडली टू द क्लास, trying to be heard over the noise। इधर देखो अब ध्यान से, दिस शी स्पोक लाउडली टू द क्लास, अपने आप में ना ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये अगर सिर्फ मैंने लिखा होता शी स्पोक लाउडली टू द क्लास, तो अपने आप में सेंटेंस है, फुल स्टॉप लग सकता था। बट जैसे मैंने ऐड कर दिया ट्राइंग टू बी हर्ड ओवर द नॉइज, तो ये सेंटेंस अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, बड़ा हो गया। अब इसमें तुम ये वाला एरिया देखोगे, ट्राइंग टू बी हर्ड ओवर द नॉइज, ट्राइंग टू बी हर्ड ओवर द नॉइज, अगर मैं अकेला बोलती हूँ ट्राइंग टू बी हर्ड ओवर द नॉइज, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये है बच्चों डिपेंडेंट क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये पूरा सेंटेंस बना, अभी में जो मैंने लिखा हुआ है बच्चों, ये पूरा सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस में क्या क्या पार्ट है, ये है तुम्हारा डिपेंडेंट क्लॉज विच इज डिपेंडेंट ऑन दिस इंडिपेंडेंट। ठीक है, जस्ट टू मेक टू गिव यू क्लैरिटी, क्लॉज क्या होता है। क्लॉज कैन हैव मीनिंग, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा तो वो अकेले सेंटेंस की तरह भी कर सकता है। बट व्हेन यू सी अ सेंटेंस, उसमें हो सकता है आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज का
आपको उसमें उसका अमालगमेशन मिले, मतलब आपको वो एक साथ मिले दोनों. So this is how you will identify, okay, this is independent clause, this is dependent clause. ठीक है. आपको उसके मैं एग्जांपल्स देती हूँ. चलो बच्चों, अब एक सेंटेंस देखो. The sentence goes, whenever we go to the movies, we want to sit in the back row. चलो जरा इसमें आइडेंटिफाई करो, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज क्या है और इंडिपेंडेंट क्लॉज. Whenever we go to the movies, we want to sit in the back. Obviously, whenever we go to the movies, this is, sorry, this is your what? This is your dependent clause. This is your dependent clause. And this is your independent clause. क्योंकि अकेला भी चल सकता है सेंटेंस के तौर पे कि we want to sit in the back row, but this is dependent and this one is independent. ठीक है बच्चों? I hope this is clear. So अभी आपको क्या करना है? ओके बच्चों, तो लेट्स आइडेंटिफाई इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. चलिए, सबसे पहले बिकॉज आई गॉट होम लेट आई मिस द टीवी प्रोग्राम. ठीक है, दिस इज योर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि अकेला काम कर सकता है. बिकॉज आई गॉट होम लेट, ओके, दिस इज डिपेंडेंट. ठीक है, आई गॉट पेड टुडे आई स्पेंड ऑल माई मनी, आई गॉट पेड टुडे आई स्पेंड ऑल माई मनी, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉसेस की तरह काम कर सकते हैं. इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली इनफ आई कैन गो विद यू, इंडिपेंडेंट, एंड दिस इज डिपेंडेंट. है ना, इफ आई फिनिश माई वर्क अर्ली इनफ अकेला सेंस नहीं बनता. It has been a week since I returned from my vacation. Okay, since I returned from my vacation हो गया तुम्हारा dependent clause और it has been a week independent clause. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों. इसमें क्या लिखा है? I won't be home until I finish the speaking tour. तो I won't be home क्या हो गया बच्चों? आपका independent. Until I finish the speaking tour ये क्या हो गया आपका? Dependent. Whenever I work late, I end up staying up too late. I end up staying up too late क्या होगा तुम्हारा? Independent clause. एक second. Whenever I work late क्या हो गया बच्चों आपका? Dependent. अब देखोगे, नेक्स्ट में देखोगे I'll follow you wherever you go. Wherever you go क्या हो गया बच्चों आपका? Dependent clause. ये हो गया आपका independent clause. I will follow you. Before I pay for the trip, I need to check my calendar. I need to check my calendar is independent clause. Before I pay for the trip, dependent. It is dependent on I need to check my calendar. ठीक है. I'll pay for the trip after I check my calendar. After I check my calendar क्या हो जाएगा बच्चों तुम्हारा? Sorry. After I check my calendar क्या हो जाएगा तुम्हारा? Sorry, dependent clause. I'll pay for the dinner क्या हो जाएगा? Independent clause. ठीक है. I hope ये सब क्लियर है बच्चों आपको. हमने आज जितना भी किया उसमें these were the components of sentence. We understood sentence क्या होता है. We understood subject क्या होता है, verb क्या होता है, object क्या होता है, direct object क्या होता है, indirect object क्या होता है. Then we learned phrases. What are phrases? We learned इसके different types. Prepositional phrase, noun phrase, infinitive phrase, verb phrase, gerund phrase. Then we learned clauses. Clauses में what we learned? Clauses में learned clauses. Independent clause होता है, उसमें dependent clause हो सकते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला सेंटेंस के तौर पे काम कर सकता है, बट समझ लो इफ यू हैव अ सेंटेंस जिसमें दोनों क्लॉजेस हैं तो इसमें एक इंडिपेंडेंट होगा एक डिपेंडेंट होगा. एंड वी लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. तो बच्चों इसके साथ आज का जो हमारा लेसन था वो यही ओवर होगा. आई होप आपको आज की चीजें समझ में आई हो. आप लोगों ने मेरे साथ साथ एक्सरसाइजेस किए ये एंड यू आर क्लियर विद द टॉपिक. Even if you have any problem, you can connect with us. So, बच्चों, thank you for connecting with us. See you in the next class. Bye bye.